नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम शुरू करेंगे अपनी मूल विधि यूपीएसआई के लिए। देखिए, जैसे कि मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर या और बहुत सी जगह केवल आईपीसी के लिए ही बहुत सारी 10-10, 15-15 वीडियो बना दी गई हैं। मेरे अनुसार देखिए, यदि मैं बात करूं आईपीसी के लिए भारतीय दंड से, तो इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें हैं। यदि पढ़ाना शुरू करें तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन यदि यूपीएसआई के मद्देनज़र देखा जाए, जैसे मैंने पिछले एग्ज़ाम जो उनकी समीक्षा की है, तो कई बार बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं आप 400 की 499 धारा है इसकी याद कर लेंगे और आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे। बात ये नहीं है कि आप कितना पढ़ेंगे, बात ये है जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको उसका रिवीजन भी करना है। मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि इस पूरी की पूरी वीडियो को पूरी भी जितना है एक ही वीडियो में बना दिया जाए और जितना कम हो सके उतना, ताकि आपको रिवीजन करने में बेहद आसानी हो। एक एक करके इसको देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था दरअसल मूल विधि में है क्या, वो अधिनियम है जो दरोगा के काम आते हैं, यूपीएसआई के काम आते हैं। मूल रूप से, मूल सभी नहीं है। वे टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिए थे, जिसका पहला टॉपिक आज हम ले आए हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता है क्या, अपराधों के लिए है। तो ये भी अपने आप में एक अधिनियम है। जितने भी देखेंगे लगभग आप ये सारे के सारे एक अधिनियम है, कानून है। दरअसल पहले देखते हैं कानून बनते कैसे हैं। देखिए, जब भी कोई विधेयक होगा वो विधेयक पारित पेश किया जाएगा। यदि मान के चलिए केंद्र में है तो संसद में, और राज्य में है तो विधानमंडल में। संसद का मतलब आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और विधानमंडल का मतलब आप जानते ही हैं विधान परिषद और विधानसभा। उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल की मोहर लगेगी, केंद्र में राष्ट्रपति की। जैसे ही मोहर लगती है तो ये बन जाता है अपने नाम में अधिनियम। ये हुआ था 1860 में, 6 अक्टूबर 1860 को। इसीलिए इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। लेकिन यदि इसकी लागू होने की बात की जाए तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में। तो इस 1 जनवरी 1862 में जब ये लागू हुआ था, उस समय कश्मीर एक अलग राज्य था, तो कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू होता था। लेकिन आज के समय में जब से कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तब से ये संपूर्ण भारत में लागू है। मतलब कश्मीर में भी अब ये लागू हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि बताओ कहाँ लागू नहीं होता, तो अभी कहीं भी ऐसा नहीं, हर जगह लागू होगा। दूसरा, अध्याय कितने, 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। मुख्य रूप से हम सारी धाराएं नहीं देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो पिछले एग्जाम मैंने एग्जाम किया। उसके बाद इसी में जो ये हैं कुछ, इससे आगे और भी धाराएं हैं। लगभग मेरे अनुसार 70 के आसपास ये धाराएं होंगी। एक एक करके हम देख लेते हैं। और उसके बाद कुछ प्रश्न भी हमने लिए हैं, प्रश्न भी आप बड़े गौर से देखेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, यदि कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन, वो इसी के अंदर से आपका बन जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो आइए देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये अधिनियम है, 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं, लागू हुआ 1 जनवरी। इसमें क्या कहते हैं, इसको भारतीय दंड संहिता 1860 या बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। देखते हैं धारा 5 की यदि मैं बात करूं, धारा 5 में क्या है। कुछ विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कुछ विषय कौन कौन से हैं? कुछ विषय का मतलब है, देखिए, जितने भी सरकारी काम संबंधित, जैसे कि आप मान सकते हैं नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, या इस तरह का जो भी काम होगा, इस तरह की जो भी समितियाँ होंगी या विभाग हैं, वो सब इसमें नहीं आएंगे। मान के चलो नेवी के या फिर एयरफोर्स से कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया उसी के खिलाफ, उस सेना में ही, तो ये उसमें नहीं है, ये उसी के अंतर्गत आएगा। तो इनको छोड़ दिया गया है। जितनी भारतीय सेनाएं हैं या इससे संबंधित, तो कुछ विषयों को छोड़ दिया गया है। दूसरा देखते हैं समानाश्रय। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। धारा 34 में समानाश्रय क्या है। समानाश्रय का आप मतलब ये समझ लीजिए, डायरेक्ट एक सीधी सी बात है, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही आशय के लिए, उनका सबका कारण एक ही हो और वो कोई अपराध करते हैं, सभी का आशय एक होना चाहिए। व्यक्ति 2 से अधिक हो, सबको जो दंड मिलेगा वो एक जैसा ही मिलेगा। वो ऐसा समझा जाएगा जैसे वो अपराध एक ही व्यक्ति ने किया है, दंड सबको बराबर मिलेगा, इसलिए समान आशय आता है। तो अब देखेंगे धारा 40, इसमें क्या है, इसमें अपराध की परिभाषा है। खंड 2 और खंड 3 का घोतक है कि अपराध है क्या। धारा 53 में आ जाइए। धारा 53 में दंड है। दंड कितने हैं, 4 एक हटा दिया गया था, 5, और अब जो बचे वो है मृत्यु है, आजीवन कारावास है, संपत्ति का समुपरण और जुर्माना है।
जुर्माना भी है। मृत्यु आपको पता है, आजीवन कारावास आपका दो प्रकार का होता है, एक साधारण कारावास, एक होता है कठोर कारावास, दूसरा संपत्ति का अपहरण, कुर्की जिसको बोलते हैं, और जुर्माना। बात करते हैं धारा 54 की, मृत्युदंड का लघुकरण बिना सम्मति के। मतलब कि यदि चाहेंगे तो जो भी कैदी होगा उसकी बिना सम्मति के उसकी जो मृत्युदंड मिला है उसको कम किया जा सकता है। ये धारा 54 में है। धारा 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण, जिसको आजीवन कारावास उसको मिल गई है तो उसको कम किया जा सकता है। फिर है जुर्माने की रकम, धारा 63 में। 64 में जुर्माने की रकम न देने पर कारावास। आगे बात करते हैं धारा 76 में, तथ्य की भूल के कारण अपराध नहीं है। यदि कोई सबूत दिया गया है और वो गलत दिया गया है तो उसमें कोई अपराध उसको नहीं माना जाएगा। धारा 82 में 7 वर्ष से उससे कम उम्र के बच्चों द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 83 में 7 से 12 वर्ष का अपराध, ये बहुत ज़्यादा आता है। धारा 83 में 7 से 12 का अपराध नहीं है। देखिए दो चीज़ें इसमें होती है, यदि 7 से 12 के उम्र के बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसकी परिपक्वता के आधार पर देखा जाता है, उसकी कितनी मैच्योरिटी है। ये तो उसको छोड़ दिया जाता है या फिर से किशोर जो जेल होती है उसमें भेजा जाता है उसको। धारा 89 में क्या है, सद्भावना द्वारा किया गया कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। कोई बच्चा है या फिर कोई विकृत का मतलब होता है कोई पागल व्यक्ति है, उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य किया है सद्भावना के लिए, लेकिन उसमें उसको कुछ नुकसान हो गया तो किसको, जिसके लिए किया जा रहा है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। श्वेत अपराध है अपने लिए। दूसरा है 92 में, अच्छा 84 में रह गया, विकृत व्यक्ति का अपराध भी नहीं माना जाएगा। विकृत का मतलब है पागल व्यक्ति, जो मानसिक रूप से जिसका संतुलन खराब है, उसके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता, छोड़ दिया जाता, दंड के भागी नहीं होता। 92 में था सम्मति के बिना किया गया कार्य, मतलब कि आप मान सकते हैं किसी के लिए कोई बड़ा व्यक्ति है और उसकी हमने सलाह नहीं ली, फिर भी हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि इसको उसका बेनिफिट होगा, और मान के चलो कोई आदमी बच के आगे जा रहा है और अचानक से उसका एक्सीडेंट होने वाला है, दौड़कर मैंने उसको धक्का दे दिया बस से बचाने के लिए, लेकिन वो जहाँ गिरा वहाँ उसको चोट लग गई या हो गया, तो उसके लिए भी अपराध नहीं माना जाएगा। और धारा 120 कै में आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र जो तैयारी की जाती है। धारा 121 में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना। धारा 122 में है भारत से युद्ध करने के लिए आयुध जमा करना। आयुध का मतलब होता है तीर, कमान या चाकू, छुरे, बम, इस तरह की चीज़ों को जमा करने के लिए आता है धारा 122 में। 124 कै में आता है राज्यपाल राष्ट्रपति पर हमला करना या विधिपूर्ण शक्ति के लिए विवश करना। मतलब कि ये 124 में ये आएगा, या तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल उन पर कोई हमला किया जाएगा या फिर दबाव में लेकर उनके द्वारा ये कहा जाएगा कि आप इस काम को आप कर दो, उन्हें विवश किया जाएगा, तो ये सब इसमें आएगा। 141 में राजद्रोह आता है, इसको आप याद कीजिए। 142 में आता है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध का मतलब, जमाव का मतलब है सरकार के खिलाफ जब सरकार ने कहा नहीं करना है तो फिर भी आप विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं, विधि का पालन नहीं कर रहे हैं। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, यदि आप उसके सदस्य हो ये तब है। डायरेक्ट आयुध लेकर विधि के विरुद्ध जमाव करना। आयुध का मतलब है आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हो जिससे आप हिंसा कर सकते हो या किसी की हत्या कर जा सकती हो, ऐसे सामान लेकर आप खड़े हो विधि विरुद्ध जमाव में। दूसरा बलवा करना। बलवा करना का मतलब होता है, आपको पता है, दंगे करना, दंगे भड़काना। विधि विरुद्ध जमाव में इकट्ठे व्यक्ति हुए और उन्होंने कोई बलवा कर दिया, कोई दंगा उन्होंने कर दिया। बलवे के लिए दंड है 147 में। मिथ्या साक्ष्य देना। साक्ष्य, मिथ्या का मतलब हो तो झूठा, साक्ष्य का मतलब सबूत, झूठे साक्ष्य देना। 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, बनाना अपने आप। मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। मान के चलो आपने कोई गलत प्रमाण पत्र दे दिया, मान के चलो कोई नाबालिग बच्ची है, किसी ने उससे शादी कर ली और आपने उसकी टीसी बना दी किसी विद्यालय, ये इससे संबंधित कुछ बहुत से काम है जिसमें कहेंगे मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। मान के चलो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है यूपीएसआई में और किसी ने वो गलत तरीके से बना दिया तो इसमें आ जाएगा हस्ताक्षर करना। दूसरा मिथ्या इतला देना, बताना किसी को।
दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का छिपाना या मिटाना। कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ऐसा है या दस्तावेज जिससे किसी को निर्दोष या सदोष साबित किया जा सकता है, लेकिन वो तो मिटा दिया गया है या छिपा दिया गया है। बेईमानी से मिथ्या दावा करना, झूठे दावा करना किसी चीज पर। 212 में अपराधी को संश्रय देना। 230 में सिक्के की परिभाषा। 231 में सिक्के का कूटकरण और 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण। सिक्का कूटकरण मतलब फर्जी सिक्के बनाने, फर्जी पैसे बनाने। ये आप समझ ही गए होंगे। आइए और आगे चलते हैं, इससे संबंधित एक बार देख लेते हैं। और आओ अब बात करते हैं आगे की, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जो नए आए हैं, यदि उन्हें पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए लिख दीजिए किसकी, तो ये आपकी पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं। ग्रुप में ऐड होने के लिए भी यही नंबर है, आप यहाँ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, तो पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो बात करते हैं सिक्के का। ऐसे धारा 234 में सिक्के का कूटकरण, उपकरण बनाना या बेचना। मतलब जो नोट है, नोट से समझ जो पैसे हैं उसके लिए या तो ऐसे यंत्र बनाना जिससे सिक्के बनाए जा सकते हो, या फिर उन उपकरणों को बेचना। ये आएंगे धारा 234 में। 255 में आएगा सरकारी स्टैंप का कूटकरण, गलत तरीके से बनाना। 257 में आएगा इसके उपकरण का बनाना या बेचना, जिससे ये बनाए जाएंगे। 272 में आता है विक्रय पेय में मिश्रण। कोई भी ऐसा पदार्थ जो पीने योग्य है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ का मिश्रण किया जा रहा है जिससे जो लोगों को क्या होगा, हानि होगी, तो इसमें इधर हो जाता है ना। दूसरा, अपेयकर खाद्य मिश्रण का विक्रय करना। ऐसे पदार्थ जिसे खाने से कुछ भी हानि व्यक्ति को हो सकती है, उन्हें बेचने एक अपराध है, और ये धारा 272 में है, सॉरी 273 में। औषधियों में मिश्रण में मिलावट करना, औषधियों के अंदर दवाइयों में भी मिलावट 274 में। 295 में किसी धर्म के स्थान को अपवित्र करना, कि दूसरे धर्म को, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए दूसरे धर्म में जाकर और वहाँ पर कोई भी ऐसा काम करना, जैसे कि आप मंदिर में जाकर गाय का मांस फेंक दो, या फिर मस्जिद में जाके सूअर, इस तरह से सूअर के टुकड़े फेंक देना, जो दोनों धर्म में लड़ाई हो सके, इस तरह का कोई भी काम किया इस धारा में ये अपराध है। 295 में आएगा। धार्मिक जमाव में विघ्न करना। मान के चलो कहीं भी कोई धार्मिक जमाव कुछ भी हो रहा है, कोई समिति हो रही है, कोई संगठन किसी का बना हुआ, वो सभा कर रहे हैं, या फिर कोई जमात जा रही है, या नमाज हो रही है, या मंदिर में पूजा हो रही है, और उसमें कोई विघ्न डालना, तो यह है 295 में, सॉरी 296 में। 297 में कब्रिस्तान आदि में अतिचार करना। ये तो कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की जाए, वहाँ पर जो कब्र है उनको उखाड़ दिया जाए, क्षतिग्रस्त उनको किया जाए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए अपशब्द बोलना, जैसे कि मैं कोई से भी धर्म को, व्यक्ति को ठेस पहुँचाने के लिए यदि मैं ऐसे कोई शब्द बोलता हूँ, ये भी एक अपराध है, और यह आएगा धारा 298 में। आपराधिक मानववध क्या है, ये 299 में। हत्या करना, जो हत्या होती है, हत्या करना बताया गया 300 में। 304 में, अच्छा 302 में आता है हत्या का दंड, आप ये समझ लीजिए। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा कैसी, अचानक से क्रोध में आ जाना, तुरंत और अचानक से किसी की मृत्यु कर देना, ये आएगा 304 कै में। 304 ख में है दहेज मृत्यु। 305 में शिशु या उन्मुख को हत्या का दुष्प्रेरण। मतलब 305 का मतलब है तो कोई छोटा बच्चा है और नाबालिग, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं है, और उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण देना, उसे एक तरह से सिखा देना, एक तरह से। ठीक है, लाइन पर है, मैं ही हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं, मैं आ जाओ 307 में आइए, हत्या का प्रयास करना 307 के अंदर है। 309 में आत्महत्या का प्रयास करना। 310 में ठगी करना। 312 में गर्भपात कारित करना।
313 में स्त्री की सम्मति के बिना, ये सम्मति है, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कराना। 318 में है शिशु मृत शरीर को छिपाना, ये तो जन्म से पहले हो या बाद में हो उसके से संबंधित को छिपाना। 378 में चोरी आती है। 379 में आती है चोरी के लिए दंड। 380 में आते हैं निवास गृह में चोरी। 381 में आएगा सेवक द्वारा स्वामी के निवास में चोरी, या सेवक द्वारा आप चोरी कह सकते हैं। 391 में डकैती आती है, इसमें कम से कम 5 लोगों का होना अनिवार्य है। डकैती के लिए दंड है 395 में। हत्या सहित डकैती आएगा 396 में, और मानहानि का मुकदमा आएगा 499 में। मानहानि का मतलब ये कोई काम मैंने नहीं किया और फिर मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया, बाद में सिद्ध हो जाता है वो मैंने नहीं किया है और उससे मेरी जो इज्जत है वो खराब हो गई है, तो मैं दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। और अब हम कुछ ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कई बार। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, जब पूरी मूल विधि हमारी समाप्त हो जाएगी 600 से 700 क्वेश्चन में पूरा एक पूरी PDF बना के उसका टेस्ट हम ले लेंगे, उसमें आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। आओ कुछ ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। और आओ अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके लिए एक बार बात कर लेते हैं किस तरह के प्रश्न बार बार ये पूछे गए हैं। तो आओ देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है IPC का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था, और भारतीय शिक्षिका भी लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। अपराध के कितने तत्व हैं? अपराध के 4 तत्व हैं। मानव का होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, अपराध कोई होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात किसी न किसी को समाज में, किसी एक व्यक्ति को समाज को क्षति होनी चाहिए। दंड के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था दंड किस प्रकार का और कैसे कैसे था। कारावास था, कठोर कारावास था, मृत्यु था, इस तरह में 4 बार। एकांत प्रतिरोध अधिकतम 3 में, एकांत प्रतिरोध अधिकतम जो हो सकता है वो 3 महीने का हो सकता है, और यदि एक साथ लगाया जाएगा तो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का लगेगा। 7 वर्ष से कम बच्चे का आपराधिक दायित्व नहीं होता है, इसलिए उन्हें सजा नहीं होती। डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना भी, यदि डकैती वो करना चाह रहे हैं उसके बनाने का प्लानिंग जो कर रहे हैं उसके लिए भी लोग एकत्रित होते हैं तो 7 वर्ष का कारावास उन्हें होता है। आत्महत्या का प्रयास करने के लिए 1 वर्ष का कारावास होता है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लूट के लिए कम से कम 1 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। डकैती के लिए 5 व्यक्तियों का कम से कम होना अनिवार्य है, और दंगे के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। चोरी में मैं आपको बता दूं, चोरी में 3 वर्ष की सजा हो सकती है, कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। यदि निवास गृह में चोरी होगी तो 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। डकैती में 10 वर्ष का कारावास है, जुर्माना है, या फिर ये दोनों है। आइए इधर बात करते हैं भारत सरकार विरुद्ध युद्ध करना। तो इसमें क्या हो सकता है? मृत्यु होगी, आजीवन कारावास होगा और जुर्माना होगा। ठीक है। दूसरा, आयु जमा करने युद्ध के लिए, यदि आप केवल हथियार जमा कर रहे हो युद्ध करने के लिए भारत सरकार से, तो उसके लिए आपको क्या किया जा सकता है? 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना है, दोनों। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास, 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना, इनमें से कोई भी किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति पर हमले के लिए 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर ये दोनों। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए आपको 6 माह का कारावास और जुर्माना। लेकिन यदि आप आयुध लेकर, कोई ऐसे हथियार लेकर जिससे किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, आप एकत्रित होते हो तो आपको 2 वर्ष का जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। दूसरा, फिर से मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि ये मेरी पढ़ाई ये आपके कहने के काम आएगी और बेहद अच्छी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF इसकी जल्दी आपको मिल जाएगी। मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड होने के लिए भी और ये प्राप्त करने के लिए भी। देखिए, बलवा करने के लिए 2 वर्ष का जुर्माना, ये दोनों। दूसरा, गर्भपात करना, गर्भपात कराना 7 वर्ष या 10 वर्ष। यदि स्त्री की सहमति से है तो 7 वर्ष, स्त्री की सहमति से नहीं है तो 10 वर्ष, जुर्माना फिर दोनों। मिथ्या इतलाए साक्ष्य देने के लिए 2 वर्ष का जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। भारतीय सिक्के स्टाम्प का कूटकरण,
भाई ये तो भारतीय सिक्के इस टाइप का कूटकरण मतलब उन्हें बनाने जाने के लिए 10 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना, या फिर दोनों होंगे। सिक्के स्टाम्प या कूटकरण के लिए यदि आप उपकरण बना रहे हैं, बेच रहे हैं उपकरण, तो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, या फिर दोनों। उतावलेपन या उपेक्षा में मृत्यु कारित करना, तो इसके लिए आपको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। आत्महत्या दुष्प्रेरण, 10 वर्ष की आत्महत्या दुष्प्रेरणा मतलब किसी को आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि वो कर ले, तो इसके लिए आपको 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ इसमें जो है इम्पोर्टेंट आपके सभी प्रकार के प्रश्न मैंने करा दिए हैं, और जब आपका टेस्ट होगा बाद में फाइनल जो टेस्ट लेंगे उसमें लगभग वे सभी क्वेश्चन रख देंगे शायद, और पूरी कोशिश करें कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा आपको यूपीएससी के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको लगता है ये अच्छा है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कम समय में आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।